हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज या करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक खास बात होती है कि इसमें जो मैग्नेट्स यूज होते हैं उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो रेडियल नेचर की होती है। ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी नॉर्थ टू साउथ, वो इस तरह से एक पर्टिकुलर सेंटर से क्रॉस होती हुई होंगी। ठीक, तो अब है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो इसलिए जरूरत पड़ी ताकि इसमें जो हम कॉइल यूज करते हैं उस पर टॉर्क इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमेशा मैक्सिमम मिले। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिज्म में m क्रॉस b, मतलब mb साइन थीटा, है ना। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी रखी जाएगी? रेडियल फील्ड लाइंस होंगी। ठीक, अब है कि रेडियल कैसे बनाते हैं? तो जो मैग्नेट्स होते हैं उनको हम इस तरह से कर्वी सरफेस के रूप में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो स्ट्रेट ना होके रेडियल नेचर की हो जाएगी। ठीक है, इसके कारण क्या फायदा होगा कि टॉर्क ऑन कॉइल इन गैल्वेनोमीटर विल बिकम मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एट एनी एंगल ऑफ रोटेशन जो एंगल होगा बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो हमेशा 90 डिग्री होगा, जिसके कारण टॉर्क हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो गई। दूसरी बात, इसमें एक कॉइल होता है, कॉइल में ही जो है वो करंट फ्लो करेगा। जब हम सर्किट में मेजरमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही उस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से प्रेजेंट है ही, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग कॉइल पे क्या होगा? टॉर्क लगेगा, जिसके कारण कॉइल रोटेट करेगी। ठीक, अब इसमें एक स्प्रिंग भी लगा होता है, ये रेड स्पाइरल आप देख रहे होंगे डायग्राम में। स्प्रिंग क्या होता है? जैसे ही कॉइल रोटेट होती है तो स्प्रिंग भी ऐंठता है, स्प्रिंग में भी ऐंठन होती है ना, ट्विस्ट होगा स्प्रिंग में, जिसके कारण स्प्रिंग जो है, अगर कॉइल में टॉर्क के कारण मूवमेंट इधर है, रोटेशन इस डायरेक्शन में है ना, किधर? इस डायरेक्शन में, तो इस स्प्रिंग के कारण एक एंटी टॉर्क पैदा होगा जो कि उल्टे डायरेक्शन का मूवमेंट कराएगा। ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब जब कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क और स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला एंटी टॉर्क दोनों का जब मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ठीक है, उस केस में फायदा क्या होगा कि ये जो हमारा पॉइंटर है जिसके कारण हम रीडिंग ले पाएंगे, ये स्केल है, स्केल पे ही आपकी वैल्यूज लिखी होंगी, तो ये पॉइंटर जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वोल्टेज या करंट की, उस वैल्यू पे वो बैलेंस्ड हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जिसके कारण हम रीडिंग इजीली नोट डाउन कर पाएंगे। अगर वो स्प्रिंग नहीं होगा तो इसमें हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहेगा, या हो सकता है कि एक झटके में टॉर्क लगने के कारण ये पॉइंटर जो है वो गिर के इधर आ जाए जो कॉइल से अटैच्ड है। ठीक, तो इस पॉइंटर की पोजीशन में स्टेबिलिटी देने के लिए हम लोग स्प्रिंग को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि उल्टे डायरेक्शन का एंटी टॉर्क प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा? कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क और स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला एंटी टॉर्क दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन तो ऐसे भी अपोजिट है। तो देखिए, टॉर्क ऑन कॉइल क्या होता है? m क्रॉस b होगा, mb साइन थीटा फॉर्मूला हो गया। m की वैल्यू होती है IA, मतलब करंट इंटू एरिया ऑफ कॉइल, b तो b है, साइन थीटा आ गया। अब अगर कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या होगा? m की वैल्यू IA ना होके NIA हो जाएगा, है ना।
इस एन आई टर्म को हम लोग टोटल एम्पियर टर्न्स भी कहते हैं। क्लियर? और अभी हमने क्या बात करी कि चूंकि फील्ड लाइंस रेडियल नेचर की होती हैं, तो थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। मीन्स मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन हमेशा होगी, चाहे कॉइल का रोटेशन किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे क्यों ना हो। ठीक है? थ्रू आउट रोटेशन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर विल बी 90 डिग्री। बिकॉज ऑफ दैट द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है? जो कितने के बराबर होगा? इतने के बराबर होगा, है ना? तो सिर्फ हम एम बी भी बोल सकते हैं या फिर एन आई ए बी भी बोल सकते हैं। तो एन आई ए जो है वो हो गया एम का वैल्यू और बी तो हो गया बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड, है ना? तो ये हमने कॉइल का टॉर्क डिस्कस कर लिया। अब देखिए एंटी टॉर्क, जो काउंटर टॉर्क होगा स्प्रिंग का, वो बराबर होता है K इंटू फाइव के। यहाँ K होता है क्लास 11th का, अगर वर्क एनर्जी आप रिवाइज करें तो यहाँ K होता है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और फाइव होता है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन वाला डिफ्लेक्शन का वैल्यू, कि हाँ इतने डिग्री के डिफ्लेक्शन पर ये टॉर्क इस टॉर्क के बराबर हो जाए। ठीक? तो K हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइव हो गया इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन, कि उस डिफ्लेक्शन पे दोनों टॉर्क आपस में बराबर होंगे, मीन्स स्प्रिंग वाला और कॉइल वाला। तो इसकी वैल्यू होगी K5। इक्विलिब्रियम की में क्या है? दोनों आपस में बराबर होने हैं, बराबर कर दिया तो हमको डिफ्लेक्शन क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम वाला। K को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला दें, है ना? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का डिफ्लेक्शन का वैल्यू हमको इतना मिल गया। इसमें कोई दिक्कत? अब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाती है, और डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जो होता है वो करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। ठीक? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या डिफाइन हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से? फाइव बाई वी। तो फाइव की वैल्यू है ये, तो ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई वी करना था तो यहां 1 बाई वी लिख दिया। ठीक है? अब I बाई वी, ओम्स लॉ अगर आप फॉलो करें, रिकॉल करें, तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो R क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो I बाई वी क्या होगा? 1 बाई आर। तो भाई I बाई वी की जगह हमने 1 बाई आर कर दिया। यहां R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल है। ठीक? कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल गया इतना। अब करंट की बात करें, करंट सेंसिटिविटी की, तो 5 बाई आई करना है। तो 5 की ये वैल्यू रखी, आई डिवाइड कर दिया, तो ये आई इस आई को काट देगा, तो बचेगा क्या? एन ए बी और के स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक? तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी की बात हमने कर ली। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर हम चेंज कर दें। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स हमने कॉइल में 2 गुना कर दिया, तो n की वैल्यू हो गई 2n। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देख लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो हमको एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, है ना? तो अब है कि चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए, इसीलिए लेंथ भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। और चूंकि लेंथ का प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना? तो इस सिचुएशन को यहां पुट करके देखते हैं। तो 5 बाई वी और नया वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इसलिए 5 बाई वी डैश की बात करते हैं, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं इस सिचुएशन में। तो देखिए n की जगह हो जाएगा 2n, बाकी a b तो ऐसे ही है, एरिया ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड k एज इट इज, r की जगह 2r। तो देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमको?
सिर्फ NaB बचेगा, नीचे में K बचा और 1/R बचा, है ना। तो देखिए नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी ही है जितनी की इनिशियली थी। ठीक, मीन्स कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाएं या घटाएं या नॉर्मली हम चेंज करने की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी के असर की। फाई बाई आई, यहां भी नया वाला है इसलिए डैश कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न हो गया n की जगह 2n, बाकी तो a और b और k है, तो a b बाई k, इस चीज को 2 को बाहर लिख लें, n a b बाई k, तो ये n a b बाई k क्या है, n a b बाई k पुराना वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने का, लेकिन करंट सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ेगा। इस कंडीशन में जहां हम नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हैं वहां पे करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जा रही है। ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9179979001। तो अब वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर की मदद से हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं या करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि एक ही डिवाइस दो अलग अलग काम कैसे परफॉर्म करे, तो इसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि वो या तो वोल्टेज मेजर कर सके या करंट मेजर कर सके। तो देखिए कि हम क्या करते हैं। तो अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है, मीन्स अगर हमको गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक लार्ज वैल्यू का रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो जब सीरीज में लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्ट होगा तो इस कॉम्बिनेशन का जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो सीरीज वाले फॉर्मूला से हो जाएगा। R इक्विवेलेंट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस प्लस इसका रेसिस्टेंस, है ना। तो अब चूंकि ये वैल्यू लार्ज है ना, इसलिए इक्विवेलेंट वाली वैल्यू भी जो है वो लार्ज मिलेगी। तो अब है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हम लोग सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डायग्राम यहां पहले ही बना दिया है ताकि समय बचे वीडियो में। ये सर्किट है जिसमें R1 R2 दो लोड रेसिस्टर लगे हुए हैं, और मान लीजिए हमको R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो स्वाभाविक है वोल्ट मीटर की मदद से पता करेंगे। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा, तो इसके अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट होगा। ठीक, तब चूंकि हमको वोल्टेज मेजर करना है तो करंट का काम तो है नहीं, तो करंट इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, इस डिवाइस के थ्रू मिनिमम पास होनी चाहिए। तो मिनिमम करंट वोल्ट मीटर से कब पास कम होगी, सॉरी मिनिमम करंट वोल्ट मीटर से कब पास होगी, जब वोल्ट मीटर का अपना रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हो, है ना। उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर, मीन्स ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये मेजरमेंट देगा वोल्टेज की। तो इसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, स्वाभाविक है गैल्वेनोमीटर में लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ देना होगा। ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और कुछ इस तरह से पैरेलल कनेक्शन करके हम किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब करंट की बात करते हैं। अगर हमको गैल्वेनोमीटर की मदद से करंट मेजरमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत छोटी वैल्यू का रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस रेसिस्टेंस को हमने RS से इंडिकेट किया है, इसको हम शंट रेसिस्टेंस कहते हैं, और इस प्रोसेस को
शंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है यही हमारा आमीटर बन जाएगा, मतलब जिसकी मदद से हम करंट मेजरमेंट करते हैं। ठीक, अब है कि पैरेलल में क्यों जोड़ा, यहां तो सीरीज में जोड़ा था। दूसरी बात, स्मॉल वैल्यू क्यों जोड़ा, यहां तो हाई वैल्यू जोड़ा था, लार्ज वैल्यू का जोड़ा था। तो यहां हमने स्मॉल वैल्यू इसलिए पैरेलल में जोड़ा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही ओवरऑल रेजिस्टेंस एक तो कम मिलता है। ठीक, दूसरी बात, चूंकि हमको करंट मेजरमेंट का काम लेना है इस स्ट्रक्चर से, तो करंट तो ये मैक्सिमम तब काउंट करेगा ना, तब मेजर करेगा ना जब इसका अपना रेजिस्टेंस भी कम हो जाए। क्योंकि अगर इसका अपना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो इससे जो है वो करंट कम फ्लो करेगा, तो जो हमको रीडिंग मिलेगी वो इनएक्यूरेट मिलेगी, है ना। तो डिवाइस की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फॉर करंट मेजरिंग पर्पस उसका अपना रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक, जिसको शंटिंग प्रोसेस कहते हैं, और उस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया हमने, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कम हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल वाला है इसलिए पैरेलल के फॉर्मूले से निकलेगा 1/Rg प्लस 1/Rs। ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होके आएगा। तो ये वैल्यू है 1/Rq का, R इक्विवेलेंट का, सॉरी, है ना। तो सिर्फ R इक्विवेलेंट क्या होगा, इस वैल्यू को पलट के लिखेंगे यहां पे, है ना। तो देखिए, क्योंकि Rs बहुत छोटा है Rg से, तो ये प्रोडक्ट भी बहुत छोटा होगा, है ना। तो न्यूमरेटर तो बहुत छोटा हो गया, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है क्योंकि Rg की वैल्यू तो स्वाभाविक है, बड़ी है, लार्ज है। तो जब न्यूमरेटर खुद छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियसली ओवरऑल रेशियो क्या होगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, बहुत लो हो गया। तो जब वेरी लो हो जाएगा रेजिस्टेंस, तब इस ओवरऑल डिवाइस से करंट कितनी फ्लो होगी, मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक, अब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में ही कंपोनेंट्स में सेम करंट फ्लो करती है। इसीलिए किसी सर्किट में करंट मेजरमेंट करने के लिए हम इस आमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को हमने पैरेलली कनेक्ट किया था, ठीक, और आमीटर को हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो होप कि ये पूरा टॉपिक आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो बेहिचक मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नंबर है 0917997901। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।